नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। अयोध्या से जिस राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इसके सियासी मायने क्या है, आज आधे घंटे में इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि राशन वितरण का क्या है सियासी समीकरण। बात करेंगे अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की। 22 में बाइसिकल का नारा उन्होंने दिया है, किसके लिए मुश्किल है। 400 सीट समाजवादी पार्टी जीत लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। आसान शब्दों में समझाएंगे सियासत के इस खेल को भी। बात राम मंदिर की भी होगी, एक साल में क्या बदला है, किसने उलझाया किसने सुलझाया, और बात उत्तराखंड के सियासी हलचल की भी होगी। तो बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले बात राशन वितरण की कर लेते हैं। क्या राशन वितरण से बन रहे नए समीकरण क्या हैं? यूपी में मुफ्त राशन वितरण योजना शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत अयोध्या से हुई है। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। एक दिन में पूरे यूपी में 80 लाख लोगों को राशन दिया गया। और इस मंत्रोच्चारण के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को राशन वितरण शुरू कर दिया गया। यूपी में 80 लाख परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया, लेकिन सबसे खास तैयारी अयोध्या में थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 100 लाभार्थियों को अपने हाथों से राशन दिया। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े थे। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है, वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। राशन वितरण के लिए जिस थैले का इस्तेमाल किया गया, उस पर पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो लगी है। इस बार भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसमें ये फूड पैकेट सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिस पर फोटो बनी हुई है प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की। यानी कि यूं मान लिया जाए कि इस बड़े कार्यक्रम के साथ साथ मंदिर के शिलान्यास को चूंकि 1 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि राम मंदिर का एजेंडा और इसी के साथ बीजेपी का चुनाव प्रचार, यानी कि यही है बीजेपी के 2022 के चुनावी रणनीति का फुल प्रूफ प्लान। इस थैले में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार नवंबर तक मुफ्त राशन दे रही है, जबकि योगी सरकार की ओर से अगस्त तक मुफ्त राशन का वादा किया गया था, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया। और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यूपी की आबादी लगभग 25 करोड़ है और लगभग 14.5 करोड़ लोगों को सरकार ने अब तक राशन पहुंचाया है। इसमें गरीब और जरूरतमंद लोग शामिल हैं। एक साथ प्रदेश के इतने बड़े तबके तक सरकार और बीजेपी की ये सीधी पहुंच है। थैले पर पीएम और सीएम की तस्वीर है। यही बात विपक्ष को रास नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश बेगुनाह लोगों को जेल डालने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश महिला असुरक्षा में नंबर 1, उत्तर प्रदेश विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ, जुडिशियल डेथ में नंबर 1। पांच अगस्त को बीजेपी ऐतिहासिक तारीख बता रही है। राम मंदिर से लेकर 370 तक को प्रचार कर रही है। अब अखिलेश यादव भी 5 अगस्त को भुनाने में लगे हैं। क्या है अखिलेश का अगस्त क्रांति प्लान? मिशन 400 प्लस क्या है? देखिए ये रिपोर्ट। 5 अगस्त की तारीख बीजेपी ने अपने नाम कर रखी है।
लेकिन अब अखिलेश यादव भी इस तारीख को अपने तरीके से अपने साथ जोड़ रहे हैं। अखिलेश की 5 अगस्त क्रांति ब्राह्मण सम्मेलन और साइकिल यात्रा से जुड़ी है। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन है और 5 अगस्त से ही अखिलेश ने समाजवादी अगस्त क्रांति की शुरुआत की है। समाजवादी पार्टी ने 2022 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया। पूरे प्रदेश में समाजवादियों ने साइकिल यात्रा निकाली। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल की सवारी की। अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा पार्क तक साइकिल चलाकर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि देकर यात्रा समाप्त तो कर दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साइकिल अब रुकने वाली नहीं है और लगातार साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो 6 मुद्दे आपने लिए हैं बड़े हॉट मुद्दे हैं, क्या लगता है बीजेपी डर रही है आपसे? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो किसान की आय दोगुनी हो, नौकरी हो, रोजगार हो, अभी तक सरकार कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। अखिलेश जी, एक नया नारा आपने दिया 350 की 400, अब तो बड़ी हलचल राजनीतिक होने वाली है। क्योंकि जनता हटाना चाहती है इन्हें, जनता हटाना चाहती है। मैनिफेस्टो की तरह मनीफेस्टो की एक बात आपने कही है, उससे भी बहुत ज्यादा राजनीतिक हलकों में तहलका मच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं था, मनीफेस्टो था। और जिस तरह के काम हुए हैं, सब सरकारी संपत्ति प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी है। आज आरक्षण का सवाल है, नौकरी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है और किसान की आय दोगुनी का सवाल है। इसीलिए साइकिल लगातार चलती रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को न हटा ले। साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनाया। अखिलेश ने दावा किया कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, इसलिए यूपी की जनता नाराज है। नाराजगी इस कदर है कि बीजेपी का सूपड़ा भी साफ हो सकता है। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। अखिलेश यादव ने 400 प्लस सीट जीतने का दावा किया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। मुझे लग रहा है श्री अखिलेश यादव जी 500 के आसपास सीट जीतेंगे, जितनी उत्तर प्रदेश में है नहीं है। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उनके साथ जनता नहीं है, उनके पार्टी ही उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लहर 2014 से जो चली थी वो 2022-24 आगे लगातार कायम है। अखिलेश यादव की साइकिल पूरे प्रदेश में दौड़ी। टारगेट सिर्फ एक ही है कि कैसे भी करके 2022 में लखनऊ की कुर्सी मिल जाए। साइकिल यात्रा के साथ ही समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन की भी शुरुआत की। बलिया में पार्टी ने पहला सम्मेलन किया। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन बीएसपी के सम्मेलन का काउंटर माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन जनेश्वर मिश्रा को आगे रखकर किया जा रहा है। बीजेपी ने अखिलेश के ब्राह्मण सम्मेलन पर भी पलटवार किया। जिसने MY को लेके चले थे वो आज दूसरे समाज के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि M और Y दोनों समझ चुके हैं कि इनके साथ रह के उनका कोई उत्थान होना नहीं है, विकास होना नहीं है, तो इसलिए अब लग रहा है कि दूसरे को पकड़ लें। तो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव गिना रहे हैं कि ये सरकार हर मुद्दे पर नाकाम, सिर्फ नाकामियों में नंबर 1। वहीं बीजेपी कह रही है कि हमने प्रदेश को डबल इंजन सरकार की वजह से नंबर 1 बनाया है विकास में। राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल पूरे हो गए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर पहुंचे। यहां उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन पूजन भी किए। राम मंदिर ऐसा मसला है जिसे बीजेपी बनाए रखना चाहती है। सियासत में रामलला आखिर क्यों जरूरी है, समझिए। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ये दिव्य राम मंदिर के भव्य शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं के सदियों पुराने सपने को साकार किया था। तब से लेकर अब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है। राम मंदिर का शिलान्यास बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसका जवाब किसी के पास नहीं।
बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। पीएम मोदी जब अन्न योजना की शुरुआत कर रहे थे, तब भी उन्होंने राम जन्मभूमि का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं, रामलला के दर पर शीश जरूर नवाते हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ में हो या फिर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, अपने भाषणों में श्री राम का नाम लेना नहीं भूलते। श्री राम इस चुनाव में कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीएसपी के सतीश मिश्रा जब ब्राह्मण सम्मेलन के लिए अयोध्या आए थे, तो उन्होंने भी राम मंदिर निर्माण की बात कह दी। समाजवाद और सेक्युलरिज्म की राजनीति करने वाले अखिलेश को भी रामलला का भक्त बनने में कोई परहेज नहीं अब, क्योंकि मामला हिंदू आस्था तक सीमित नहीं है, बात वोट बैंक की है। 2022 में बीजेपी रामलला के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अयोध्या का संत समाज इस बात से खुश है कि मोदी योगी ने वो किया जो न भूतो न भविष्यति जैसा है। तो गेम्स ऑफ गद्दी में सभी अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश की हुई, चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के प्रोग्राम में पहाड़ का मोदी नारेबाजी हुई, जिसके बाद बीजेपी के लिए अब ये मुसीबत बन गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को उत्तराखंड में मोदी की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहाड़ को अपना मोदी मिल गया है। वहीं इस पूरे मसले पर बीजेपी और बीजेपी के मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। पहाड़ का मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी के लिए वो नाम है जो हर मौके पर काम आता है, लेकिन मंत्री धन सिंह रावत के समर्थकों ने स्वागत में पहाड़ का मोदी के नारे क्या लगाए। कांग्रेस को निशाने का मौका मिल गया। बीजेपी को बधाई देते हुए कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड में अब प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहाड़ को मोदी मिल गया है। मोदी पर से उनका विश्वास उठ रहा है और अब वो मोदी का रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल पड़े हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी भाजपाइयों की कि उत्तराखंड में उनको मोदी नंबर 2 मिल गया। तो पहाड़ में मोदी जी की जरूरत है नहीं, अब तो धन सिंह जी ही मोदी हैं। तो उस रूप में ये जो नारेबाजी है, ये एक प्रायोजित नारेबाजी है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में असल चुनौती प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही है। ऐसे में पहाड़ के मोदी के नाम पर विपक्ष हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, तो वहीं पूरे मामले पर प्रदेश बीजेपी कुछ भी बोलना नहीं चाहती। अभी तो कांग्रेस वालों से पूछो गया। नहीं सर, जो मतलब आपका स्वागत किया गया, आप क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसके अलावा कोई बात है तो बताओ। मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के नाम के बिना बीजेपी की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में पहाड़ का मोदी की नारेबाजी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के अंदर की भी सियासत गर्मा दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कई बार कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अति उत्साह भी परेशानी की वजह बन जाता है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।